नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मॉडर्न कंपटीशन क्लासेज आपके लिए इडोटेरिया का महासीरीज चला रहा है, जिसमें 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर दिया हुआ है। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जहां तक किए थे उससे आगे की टॉपिक को देखते हैं। आज का हम लोग का पहला टॉपिक है वर्ष 2023 में हुए प्रमुख निधन, जो कि प्रत्येक इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। बिशन सिंह बेदी। बिशन सिंह बेदी पूर्व महान क्रिकेटर और स्पिनर गेंदबाज थे। ली केकियांग चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। एस वेंकटरमन आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। सुब्रत राय सहारा समूह के संस्थापक थे। चंद्रमोहन तेलुगु अभिनेता थे। एम एस स्वामीनाथन जी का भी निधन हो गया है, जो कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में हरित क्रांति के जनक थे। 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। 1979 में कृषि मंत्रालय के प्रमुख सचिव के पद पर रहे हैं। 1986 में विश्व विज्ञान पुरस्कार इन्हें मिला था। 1989 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष बने थे। अगला है पेले। पेले जो कि ब्रैकेट में एडिसन ओरांटिस डो नेसिमेंटो ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी। 1958, 1962, 1970 में ब्राजील को विश्व कप जिताने में प्रमुख भूमिका निभाई थी पेले ने। आगे चलते हैं। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कुल 5 बार मुख्यमंत्री बने थे। प्रकाश सिंह बादल 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हीथ स्ट्रीक जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर। CR राव भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकी विद्येश्वरी पाठक सामाजिक कार्यकर्ता, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर। ब्रे वायट WWE के सुपरस्टार। ओमन चंडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। गुफी पेंटल महाभारत के शकुनी मामा के किरदार के रूप में पहचाने जाने वाले। इम्तियाज अहमद JNU के पूर्व प्रोफेसर एवं समाजशास्त्री। ग्लेंडा जैक्सन ब्रिटिश सांसद एवं पूर्व अभिनेत्री, 2 बार अकादमी पुरस्कार विजेता। कौन? ग्लेंडा जैक्सन। डॉक्टर N गोपाल कृष्णन बार्क के पूर्व निदेशक। तारिक फतह पाकिस्तान मूल के जाने माने कनाडाई लेखक। पामेला चोपड़ा भारतीय पार्श्व गायक। डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष। शरद यादव 7 बार लोकसभा सदस्य। सलीम दुर्रानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर। जमशेद J ईरानी स्टीलमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध। श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता। कनक रेले मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक। ललिता लाजमी प्रसिद्ध चित्रकार। जावेद खान अमरोही प्रसिद्ध अभिनेता। साबिर अली भारत के आयरन मैन नाम से प्रसिद्ध। सतीश कौशिक प्रसिद्ध अभिनेता। मीर बरकत अली खां हैदराबाद के अंतिम निजाम। नीलमणि फुकन असमिया भाषा के 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 प्राप्तकर्ता। डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी प्रसिद्ध वास्तुकार एवं रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। इन सब का निधन हो चुका है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया। ICFR 2021 की 21 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। आगे है भारत में वन आवरण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% या इसको फिगर में 21.71% याद रख सकते हैं। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछली रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। भारत में वृक्ष आवरण। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। 2019 रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 0.76% है। आगे देखते हैं भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े। वनावरण टोटल वनावरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में देखें तो 21.71%। वृद्धि इस साल हुआ है 1540 किलोमीटर स्क्वायर का। वृक्षावरण 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। इसका प्रतिशत देखा जाए तो 2.91% है। बढ़ोतरी देखा जाए तो 721 किलोमीटर स्क्वायर है। कुल अगर देखा जाए तो 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। कुल प्रतिशत देखा जाए तो 24.62% और वृद्धि टोटल देखा जाए तो 2261 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे चलते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य। तो प्रथम स्थान पे है मध्य प्रदेश, जिसमें वनावरण क्षेत्रफल है 77,493 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है 66,431 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, जिसमें 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं सबसे कम में प्रथम स्थान पे हरियाणा है, दूसरे स्थान पंजाब और तीसरे स्थान पर गोवा है। आगे चलते हैं सर्वाधिक वन वृद्धि करने वाले राज्य। तो सर्वाधिक वन वृद्धि करने वाले में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का, दूसरा तेलंगाना का और तीसरा ओडिशा में। अब सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड हैं। आगे चलते हैं सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य। मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान लक्षद्वीप है 90.33%। द्वितीय स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 81.75%। आगे देखते हैं भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े। बहुत घने वन अरुणाचल प्रदेश, मध्य रूप से घने वन मध्य प्रदेश, खुले वन मध्य प्रदेश। अब देखते हैं अन्य बिंदु। अन्य बिंदु में देखते हैं बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग
74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में 2,932.95 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश 96.83% है। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आंकड़ों की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं मैंग्रोव वन स्थिति रिपोर्ट। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% या 0.15% है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव की क्षेत्रफल में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र वाले केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है, द्वितीय स्थान पर गुजरात है, तृतीय स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आगे देखते हैं रैंक की दृष्टि से देखते हैं तो प्रथम स्थान ओडिशा 8 वर्ग किलोमीटर, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, तृतीय स्थान कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर। अगला टॉपिक हम लोग का है स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसर साइट या रामसर स्थल। देखते हैं महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों के बारे में। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। आपसे पूछ सकता है विश्व में कितने रामसर स्थल हैं? 2400 से अधिक। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 75 हो गई है। 75वां रामसर स्थल के रूप में सालबुग आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है। वर्ष 2022 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की आर्द्रभूमियां। इसमें सिर्फ आर्द्रभूमि और स्थान देखना है, डेट को देखना उतना जरूरी नहीं है। खिजरिया वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में है, बखीरा उत्तर प्रदेश में है, सांख्य सागर मध्य प्रदेश में है। अगला है पाला आर्द्रभूमि। ये पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। पिचम्बरम मैंग्रोव है तमिलनाडु में। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु का ही है। करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। कुनथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। मार्थदपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, यानी कि सब तमिलनाडु का ही है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। वुडवुड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। काजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। सतकोसिया गोर्ज ओडिशा। तंपार झील ओडिशा। अंशुपा झील भी ओडिशा। हीराकुंड जलाशय ओडिशा। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश। यशवंत सागर मध्य प्रदेश। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र। नंदा झील गोवा। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 75वां जम्मू कश्मीर। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का उल्लेख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तुत करते हुए किया था। भारत ने 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को बनाया गया है। मुख्य विशेषता देख लेते इसका। प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी। जीवाश्म ईंधन की आयात में 1 लाख करोड़ से अधिक की संचयी कमी और 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। अक्षय ऊर्जा की क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और ग्रीन हाउस गैस वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार का संचयी मूल्य वर्ष 2030 तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050 तक 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन को अपनाने से वर्ष 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.6 गीगाटन की कमी आएगी। अगला है प्रोजेक्ट चीता। वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया। यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना है। अगला टॉपिक है COP27 सम्मेलन। आयोजन स्थल शर्म अल शेख, यानी COP27 कहाँ हुआ? शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। महत्वपूर्ण निर्णय, अनुकूल कोष में कुल $230 मिलियन से अधिक के योगदान का नया संकल्प लिया गया। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील एवं अल्प विकसित देशों को लॉस एंड मैसेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई। COP27 में मैनग्रोव अलायंस और क्लाइमेट MAC लॉन्च किया गया है। मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता है। COP27 सम्मेलन में भारत 4 नवंबर 2022 को COP27 में अपनी दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकिरण रणनीति प्रस्तुत की, जिसके निम्न विशेषताएं हैं। भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति के उद्देश्यों को सम्मिलित किया। वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि करेगा। जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और पेट्रोल में 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण करेगा। COP26 सम्मेलन में भारत, ये भी देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और उन्होंने पंचामृत अमृत का मंत्र दिया, जो निम्न है। पहला, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की जरूरत अक्षय और गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूरा करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा 2005 के स्तर से। पांचवा और अंतिम है, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में लाए गए नए अधिनियम जो वन तथा वन्य जीव से संबंधित है।
देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 2022, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम 2022 को वन अधिनियम 1980 के स्थान पर अधिसूचित किया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके तहत 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन हो गया। केंद्रीय अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022, सरकार 24 अगस्त 2022 को इस अधिनियम को प्रकाशित किया ताकि बेकार बैटरियों को पर्यावरण के अनुकूल उचित प्रबंधन किया जा सके। नए नियम बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001 की जगह लेगा। अगला है ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2022। 2 नवंबर 2022 को इस नियम को अधिसूचित किया गया। यह नियम ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 का स्थान लेगा। 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। प्लास्टिक प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021, 12 अगस्त को इस अधिनियम को अधिसूचित किया गया। इस नियम के अनुसार देश में 1 जुलाई 2023 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोगों का आज का करंट अफेयर का क्लास समाप्त होता है। मिलेंगे अगले क्लास में कल। धन्यवाद।